इंटर काय त्यांचे आले आता हे तिथं अध्यक्ष आले बघा. माननीय युवा संसद दल सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्वाचित हुए हैं। अब आप शपथ। मैं देवानंद साठे जो युवा संसद के लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। I am Gaurav Folane, having been elected a member of lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. लाल कटारिया, श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर, श्री प्रकाश सिंह बादलजी, श्री रजित सिंह, श्री सुजान सिंह मुंदेला, श्री संदीप थोराट, डॉक्टर विश्वनाथन कैनेथी, श्री त्रिलोचन कानूनगो, श्री इलियास देश के विभिन्न संसदीय क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है, जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके समर्पित जन सेवा तथा सामाजिक न्याय हेतु उनके संघर्ष के लिए सदैव उनको याद रखा जाए। माननीय प्रधानमंत्री, खुद को अर्पित करता हूँ और हमारे देश के लिए इन साथियों का योगदान अतुल्य है और यह राष्ट्र के लिए एक जटिल तथा दुख का समय है। मैं साथियों के परिजनों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे अपने आप को अकेला न समझें, बल्कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। मैं उनको संवेदना भेजने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करता हूँ। संसदीय क्षेत्र से आए साथी जिनका गत महीनों में निधन हो गया है, वे हमारे राष्ट्र के अमूल्य मानव संसाधन थे। उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं इन सभी के परिजनों के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करता हूँ। प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। कल्याण मंत्रालय। पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार ने नई अंतरिक्ष नीति को अनुमोदित कर दिया है? क्या?
होंगे? यदि हाँ तो इसके विशेषता भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सर्वधान एवं प्रतिकरण केंद्र इन स्पेस को अनुमोदित कर दिया है और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया LIGO इंडिया की स्थापना की है। यदि हाँ तो इसका अनुमानित लागत कितना है और इसके प्रस्ताव कार्य सहित इसका विस्तार क्या है? क्या सरकार ने हाल ही में हुए चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अताउकी, जी हाँ, भारत सरकार ने अंतरिक्ष नीति 2023 को अनुमोदित कर दिया गया है और यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यह अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की समग्र मूल्य श्रृंखला में है और यह गैर सरकारी कंपनियों की अधिक सहभागिता बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को खोलती है। साथ ही विभिन्न हितधारकों इसरो, इनपेस, एनसीएल और अंतरिक्ष विभाग की स्पष्ट भूमिका को परिभाषित करती है। भारतीय राष्ट्रीय संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस भारत सरकार की अंतरिक्ष विषय की कार्यकलापों के रूप में एकल खिड़की एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय संवर्धन और प्राधिकरण मंत्रालय का गठन किया गया है और इस स्पेस का बजट आवंटन निम्नानुसार है। 2021 और 2022 में 10 करोड़, 2022 और 2023 में 33 करोड़ और 2023 और 2024 में 95 करोड़ और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव परियोजना पूर्ण हो जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए और अनुसंधान को राष्ट्रीय नीति में प्रचलित करने के लिए इसका गठन किया गया है और ही चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन क्षार केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। विश्व के कितने देशों ने स्वयं को परमाणु संपन्न राज्य घोषित किया है? क्या भारत इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर पक्षकार है और यदि हाँ तो तत् संबंधित ब्यौरा क्या है? देश में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसके अंतर्गत 23 विद्युत रिएक्टर इस समय प्रचालाधीन है और अप्रसार संधि के अनुसार सिर्फ 5 ही देशों को नवीकरणीय संपन्न हथियार के रूप में मान्यता दी गई है और IAEA के अनुसार डेटाबेस के अनुसार विश्व के 35 राज्यों में विद्युत रिएक्टर प्रणाली इस समय चालनाधीन है और निर्माणाधीन में है। भारतीय नवीकरणीय संबंध में कुछ निम्नलिखित पक्षकार में समझौते जैसे कि नवीकरणीय दुर्घटना में आरंभिक अधिसूचना का समझौता और नवीकरणीय दुर्घटना या विकिरण आपातकालीन का समझौता और इसी के साथ नवीकरणीय गतिविधियों में आतंकवाद के दमन के लिए समझौता और नवीकरणीय संरक्षा के लिए समझौता और इसी के साथ नवीकरणीय अनुपूरक क्षति के लिए अनुपूरक महोदय का समझौता। प्रश्न संख्या 123 मंत्री जी को यह पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों की कीमतों में कोई अत्यधिक वृद्धि पर ध्यान दिया है और मुद्रास्फीति ने इन मूल्यों को किस हद तक प्रभावित किया है? यदि मुद्रास्फीति के दबाव के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से निपटने के लिए
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आप यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सच है कि देश को विभिन्न केंद्र स्वास्थ्य योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सरकारी नियमों के अनुसार की जाती है। नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार ने नीतिगत निर्णय लेना सहज बनाने के लिए स्वास्थ्य स्कीमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में स्वास्थ्य परिचर्या में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को समाविष्ट किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के साधन कार्यक्रमों के वास्तविक और वित्तीय पहलुओं की निगरानी में सहायक हो सकते हैं। इन पहलुओं में धोखाधड़ी का पता लगाना, कारगर रोग प्रबंधन, सर्विलांस के सिलसिले के पूर्व चेतावनी की संकेतों की पहचान करना, गुणवत्तापरक परिचर्या प्रदान करने में प्रैक्टिशनरों के लिए क्लिनिकल निर्णय सहायक प्रणाली CDSS का विकास करना आदि शामिल है। मैं आपके माध्यम से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से यह पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार की गुजरात राज्य के विद्यालयों में खेलों में छात्रों की रुचि का पता लगाने और उनकी प्रतिभा का विकास करने के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए कोई योजना है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या युवाओं को प्रशिक्षित करने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के खिलाड़ी तैयार करने के लिए राज्य में कोई योजना शुरू की गई है अथवा ऐसी कोई नई नीति विचाराधीन है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? को यह अज्ञात करके देना चाहती हूँ कि खेल राज्य का विषय होने के कारण छात्रों के लगाव का विकास करने और स्कूलों में उनकी प्रतिभा का विकास के तौर से संबंधित राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार विभिन्न स्कीमों के साथ भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धन स्कीम के तहत उनके प्रयासों की पूर्ति करती है। इन स्कीमों का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न आयु वर्ग के होनहार खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कराना है। गुजरात राज्य के गांधीनगर में एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और सूरत में एक सहायक प्रशिक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं। इन केंद्रों में कुल 184 प्रतिभावान खिलाड़ियों को आवश्यक आधार पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया स्कीम की शुरुआत की है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत गुजरात राज्य में 25 जिला स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र, एक खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र और 16 खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों को स्वीकृत किया गया है। इन केंद्रों में कुल 67 खेलो इंडिया एथलीट को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 126 सुश्री वर्षों के दौरान कुछ राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने उन क्षेत्रीय जिलों में कोई सर्वेक्षण करवाया है जहां बाल लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किए जाने के बाद बाल लिंगानुपात की क्या स्थिति है एवं इस अनुपात में सुधार के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं? क्या सरकार ने चिन्हित किए गए उन राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया है? यदि हाँ तो तत्संबंधित जानकारी संसद के पटल पर रखने की प्रक्रिया जनवरी 2015 को जीवन चक्र सातत्य के आधार पर महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के संबंध के मुद्दों के साथ साथ देश में CSR में गिरावट के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के त्रिमंत्रालयी प्रयास के रूप में आरंभ की गई थी। यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि में मिशन शक्ति की संबल उपाय योजना के घटक के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। पूर्व में
की यह योजना अब बहुक्षेत्रीय कार्यकलापों के माध्यम से देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए विस्तारित की गई है। बालिकाओं में कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाने की दृष्टि से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भी भागीदार मंत्रालय के रूप में सम्मिलित किया गया है। भारत के महापंजीयक द्वारा जनगणना के माध्यम से बाल लिंग अनुपात का मापन किया जाता है, जो एक दशकीय प्रक्रिया है। इसलिए मध्यस्थ लक्ष्य अर्थात जन्म के समय लिंग अनुपात को इस योजना की प्रगति के लिए निगरानी पैरामीटर के रूप में निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 918 से 933 तक 15 अंक का सुधार देखा गया है। 2014 से 15 और 2022 से 23 के बीच का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार एसआर भी अनुलग्नक में है। सरकार जन्म के समय लिंग चयन को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने और बालिकाओं की शिक्षा, वृद्धि, विकास और अधिकारों का समर्थन करने के लिए सकारात्मक कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के साथ साथ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए मंत्रालय द्वारा परिचालन मैनुअल भी विकसित किया गया है, जिसमें गतिविधि हितधारकों के सहयोग से अभिसरण संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों को जन्म के समय घटते लिंग अनुपात के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए लिखा है। चाहता हूँ कि हमारे देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने और अमृतकाल में प्रवेश करने पर सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से किसानों की आय दुगना करने के अपने उस मिशन को उस वर्ष तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या सरकार वर्ष 2016 की बेंचमार्क दर पे किसानों की आय दुगना करने में सफल रही है? क्या किसानों की औसत आय में वृद्धि हुई है? यदि हाँ तो विस्तार बताइए। अप्रैल 2016 में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया था, जो किसानों की आय DFI को दोगुना करने और नीति की सिफारिश करने संबंधी सुधारों कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय दोगुना करने की सिफारिशें शामिल थी। समिति ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय वृद्धि के निम्नलिखित स्रोतों की पहचान की: फसल उत्पादकता में वृद्धि, पशुधन उत्पादकता में वृद्धि, संसाधन उपयोग दक्षता, उत्पादन लागत में कमी। तो क्या इसमें किसान के करियर का प्रत्यक्ष रूप से किसानों की उच्च आय प्राप्त करने के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं को अपनाया और कार्यान्वित भी किया है। सरकार के निम्नलिखित प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए अभूतपूर्व उन्नत बजटीय प्रावधान किए गए हैं। PM किसान योजना के माध्यम से किसानों की आय की सहायता, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMBFY जैसे क्षेत्र के लिए संसाधित ऋण, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के बाद के रूप में भारतीय के 7% ICAR ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है, जिन्होंने अपनी आय को 2 गुना से अधिक बढ़ा लिया है। से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या जनजातीय बच्चों को उनके आसपास के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है? जनजातीय बच्चों के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना विचाराधीन है। क्या जनजातीय विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है? क्या जनजातीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए कोई नई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? जनजातीय बच्चों को उनके
जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कक्षा 11 और ऊपर के लिए। इतना ही नहीं बल्कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्ययनवृत्ति और छात्रवृत्ति की योजना भी बनाई है। महोदय, आपकी आवाज ब्यूरो क्या है और स्पेस पोर्ट की स्थापना कब तक कर दी जाएगी? क्या सच है कि वर्ष 2030 तक 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? यदि हाँ, तो तब समुद्री ब्यूरो क्या है और अधिकांश वैश्विक लघु उपग्रह का दोहन करने के लिए क्या उपाय किए गए? निर्मित किए गए लघु उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में नए स्पेस पोर्ट की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और इसी के साथ सरकार ने तकनीकी बाध्यताओं को अधीन से जानने के लिए गैर सरकारी कंपनियों द्वारा इसे प्रक्षेपित करने के लिए आयोजित किया है और इस प्रावधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की घोषणा की है और इसी के साथ तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण के मामले में प्रगति पर है और इसी के साथ वर्तमान को चिन्हित करते हुए तमिलनाडु की 2350 एकड़ भूमि में से 2000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया स्थापना की जाएगी और इसी के साथ भावी अनुमानों को शामिल करके एकदम सटीक से वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का निर्णय कर पाना एक बहुत कठिन कार्य है और इसी के साथ भावी भविष्यवाणियों का आंकड़ों में भिन्नता पाई जा रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो लघु उपग्रह बाजार में एकदम से बढ़ोतरी होने की संभावना है और इसी के साथ भारत सरकार ने इसरो के लघु उपग्रह मिशन को सक्षम बनाने वाली भारतीय बस को IMS और भारतीय नैनो उपग्रह बस को भारतीय उद्योग में हस्तांतरित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की घुसपैठ की सीमा पर सूचना प्राप्त हुई है और यदि हाँ तो सरकार द्वारा भारतीय सीमा पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या ठोस कार्रवाई की गई है? मैं आपके माध्यम से विपक्ष को यह अवगत करना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सीमाओं पर 24 घंटे निगरानी तथा गश्त लगाना और निगरानी चौकियों की स्थापना करना, BSF कर्मियों की संख्या में वृद्धि, सीमा बाड़ लगाना और तेज रोशनी की व्यवस्था करना, नदी क्षेत्र के प्रभुत्व के लिए वाटर क्राफ्ट तथा फ्लोटिंग सीमा चौकियों पर BOP की स्थापना करना, तथा वायु वाहने UAV जैसे विकसित तकनीकी उपकरणों की तैनाती करना, आज सूचना का अपडेशन करना तथा राज्य सरकारों से संबंधित सभी खुफिया एजेंसी के साथ समन्वय बढ़ाना है। वर्ष 2021 से अब तक घुसपैठ के प्रयासों में शामिल 2 BSF कर्मी और 21 स्थानीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। जब भी किसी अधिकारी या स्थानीय नागरिक की ऐसी कोई संलिप्तता देखी जाती है तो संबंधित राज्य और केंद्र सरकार उचित जांच और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात को ध्यान दिया है कि दिल्ली के कुछ भागों में भारी जल जमाव हो गया और बाढ़ का पानी उच्चतम न्यायालय के परिसर तक पहुंच गया, जिसके कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या केंद्र सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा के लिए कोई उपाय किए हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? क्योंकि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बाढ़ का आशंका उत्पन्न हो रही है। यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? चाहूंगा कि जुलाई 2023 के मानसून में हुई भारी वर्षा एवं यमुना नदी के जलस्तर में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के कारण दिल्ली के कुछ हिस्सों में विशेषकर यमुना नदी के किनारे वाले स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई। वर्तमान गृह मंत्रालय ने सभी संबंधित प्राधिकारी के साथ बैठक की एवं स्थिति की रियल टाइम बेसिस पर निगरानी की।
स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की सहायता के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमें और सेना की 6 टुकड़ियां तैनात की गई है। सभी के सामूहिक प्रयास के कारण स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। मैं मंत्री से पूछना चाहूंगा, क्या वह बताने की कृपा करेगी कि देश में बेरोजगारी की स्तर का ब्यौरा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या वर्ष 2020 से श्रम कार्यान्वयन में भागीदारी कम हुई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए? याद करके देना चाहूंगी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जुलाई 2021 जून 2022 के दौरान संचालित औद्योगिक श्रम बल सर्वेक्षण PISS के अनुसार भारत में इस अवधि के दौरान प्रधान स्थिति PS और अनुषंग स्थिति SS से संबंधित अनुमानित बेरोजगारी दर UR 4.1% चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने अन्य भाग्य योजना शुरू की है, जिसे कर्नाटक निःशुल्क चावल वितरण योजना भी कहा जाता है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या केंद्र सरकार को कर्नाटक से इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग संबंधी कोई अभियोजन प्राप्त हुआ है? के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? खाद्यान्न वितरित करने के लिए दिनांक 13 जून 2013 से अन्न भाग्य योजना शुरू की गई थी और OMS के तहत चावल के अतिरिक्त आवंटन हेतु अनुरोध के साथ कर्नाटक सरकार द्वारा 2 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों को छोड़कर दिनांक 13 जून 2023 से सभी राज्य सरकारों को खुला बाजार बिक्री स्कीम के अंतर्गत चावल और गेहूं की बिक्री बंद करने के लिए राज्य सरकार के निर्णय के बारे में सूचित किया गया था। भारत सरकार ने देश के लगभग 140 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अल नीनो के कारण वर्षा में संभवित कमी संबंधी मानसून की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अल नीनो के कारण वर्षा में संभवित कमी के संबंध में मानसून की चिंताओं के बीच, जिससे देश में खरीफ फसल उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।
मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने तथा मौजूद भू राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत वितरण हेतु केंद्रीय पूल में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने का निर्णय लिया है तथा सरकार जैसा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रतिबद्ध है, दिनांक 1 जनवरी 2023 से NFS से लाभार्थियों को उनकी पात्रता अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाएगा। पूछना चाहूंगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 से पूर्व हुई है को फैमिली पेंशन यानी GOI पेंशन मिलती है या नहीं? यदि नहीं तो क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि अधिकांश नवोदय विद्यालयों में प्रयोगशाला संबंधी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिनके परिणाम स्वरूप बच्चों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? नवोदय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के क्या कारण हैं? विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान नवोदय विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए वर्षभर कितनी धनराशि जारी की गई? क्या सरकार के पास विशेषकर ओडिशा और तमिलनाडु सहित देश में ऐसे सरकारी विद्यालयों के संबंध में आंकड़े हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्ट कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है? अवगत कराना चाहती हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को फैमिली पेंशन यानी GOI पेंशन नहीं मिलती है। नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को CPF तथा वर्ष 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम की सुविधा प्रदान की गई है। महोदया, मैं आपकी मौजूद है जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। पहचान रहे तथापि सभी जन्मी में शुरुआत से ही कंप्यूटर प्रयोगशाला भी उपलब्ध कराई जा चुकी है, तो विज्ञान विषय वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं वाले जन्मी में प्रयोगशालाओं की कोई कमी नहीं है। सभी जन्मी में कक्षाएं, शयन गृह, प्रयोगशालाएं, मेज, खेल के मैदान आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। उड़ीसा राज्य में 31 जन्मी सहित देश भर के कुल 649 जन्मी के पास जन्मी कार्यात्मक नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने अभी तक नवोदय विद्यालय की योजना को स्वीकार नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के 66 केंद्रीय विद्यालय और तमिलनाडु के 45 केंद्रीय विद्यालयों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है तथा उड़ीसा के 48 केंद्रीय विद्यालय तथा तमिलनाडु के 39 केंद्रीय विद्यालयों के पास स्मार्ट कक्षाओं तक पहुंच है। प्रश्न संख्या 136। यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने वर्ष 2023 की स्थिति अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए कोई मानदंड एवं आय श्रेणी निर्धारित की है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2011 की जनगणना के बाद भारत के गरीबी अनुमानों के संबंध में क्या यह सच बात है कि वर्ष 2023 की स्थिति अनुसार देश की कुल जनसंख्या के 21.9% लोग अभी भी गरीबी से पीड़ित है? और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है अथवा की जाने का विचार है? माननीय योजना मंत्री
माननीय कोई योजना नहीं है। तथापि सरकार दिल्ली, ठाणे, कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, वडोदरा, रायगढ़, चेन्नई, जयपुर, पटना तथा रायपुर में ऐसे व्यक्तियों के लिए गरिमाग्रह आश्रय गृहों की स्थापना करने हेतु तथा इसके रखरखाव करने हेतु समुदाय आधारित संगठनों, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन (CBO) की सहायता प्रदान करती है। गरिमाग्रह का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों के लिए आश्रय प्रदान करना तथा भोजन, चिकित्सा देखभाल तथा मनोरंजन सुविधाएं जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करना है। इसके अलावा यह इनके क्षमता निर्माण, कौशल्य विकास हेतु भी सहायता उपलब्ध करवाएगा। सरकार की छोटे शहरों में कार्बन उत्सर्जन में काम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में अपशिष्ट निपटान प्रणाली का प्रबंधन करने के संबंध में क्या योजनाएं और नीतियां हैं? क्या सरकार ने क्षेत्र में स्वच्छता में सुधार लाने और जहरीली गैसों को कम करने के लिए लैंडफिल स्थलों के निकट सामान्य और अपशिष्ट निपटान प्रणाली के क्षेत्र में कोई अनुसंधान का विकास किया है? यदि हाँ, तो इस संबंध का विस्तार क्या है और यदि नहीं तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और प्रत्येक शहर में लैंडफिल के पुनरुद्धार का लिए क्या नीतियां तैयार की गई? ज्ञात करा देना चाहूंगा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक कानूनी व्यवस्था की गई है। नियमों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय प्राधिकरण और ग्राम पंचायतें जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार ने कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ अक्टूबर 2021 में एक स्वच्छ भारत मिशन 2.0 SBMU 2.0 शुरू किया है। इसे 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस मिशन को पूरा करने में इन लक्ष्यों की प्राप्ति शामिल होगी। यथा सभी शहरी स्थानीय निकाय 80% वार्डों में घर घर जाकर कम से कम 3 स्टार कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार प्रमाणित हो। प्रत्येक वार्ड में स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण का कार्य हो और कम से कम 80% नागरिक ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा निर्देश दिए हैं। नियमों के ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुसूची 1 में सैनिटरी लैंडफिल के लिए विनिर्देश दिए गए हैं, जिसमें पहला स्थल चयन, दूसरा सैनिटरी लैंडफिल का सुविधा केंद्र का विकास, तीसरा निक्षालन प्रबंधन सहित प्रदूषण की रोकथाम के लिए मानदंड, चौथा गंध और गैसों के स्थल से बाहर फैलने से रोकने के लिए लैंडफिल गैस नियंत्रण प्रणाली, वायु और गुणवत्ता की निगरानी और लैंडफिल के लिए समाधान सुनिश्चित किए गए हैं। क्या विदेश मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि G20 सहित चल रहे अन्य बहुपक्षीय कार्यक्रमों में देश की पिछले उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव का विस्तृत ब्यौरा क्या है? विपक्षी दल को यह बताना चाहता हूँ कि भारत प्रत्येक बहुपक्षीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय शांति, स्थिरता, विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है जो निरंतर कार्यरत है। इसके लिए भारत मानवता के समक्ष उपस्थित सबसे गंभीर चुनौतियों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रहा है। जिसमें और लोगों को जलवायु अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए सक्षम बनाना है। खाद्य सुरक्षा संबंधी चुनौती से निपटने के लिए श्री अन्न को लोकप्रिय बनाना भी शामिल है। भारत ने विकास के प्रति एक समावेशी मानव केंद्रित दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी समर्थन किया है ताकि लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सके। हमने अधिक जवाबदेह, समावेशी और प्रतिनिधित्व
अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए बेहतर बहुपक्षवाद हेतु प्रयासों को दोगुना कर दिया है। भारत संयुक्त राष्ट्र G20, शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन आदि जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। भारत की G20 अध्यक्षता की विषय वस्तु एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य हमारी G20 अध्यक्षता संबंधी प्रक्रियाओं में परिलक्षित होती है। से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद को उच्च सदन की प्रक्रिया तथा कार्य विभाग के अनुसार मुझे राजभाषा विधायक 2022 के प्रति सभा पटल पर रखने का एक निर्देश हुआ है, जो उच्च सदन द्वारा 9 दिसंबर 2022 को हुई सदन में पारित किया है। महासचिव महोदया, युवा महोदय, मैं सभा पटल पर रखती हूँ। Honorable members, I have great pleasure in extending our warm welcome to His Excellency, Mrs. Shreya Prashant Swamy, Speaker of the German Parliament, and honorable member of the German Parliamentary Delegation, who are on visit to our India, are our honored guests. The other honorable members of the delegation are Mr. Shreya Shahane, Member of Parliament, Mrs. Shweta Rawat, Member of Parliament. It is a very high-powered delegation who reached Delhi on Tuesday, 5 August 2023. They are now seated in special walks. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm feeling and very best wishes through them to their President, Prime Minister and Parliament, the government and very friendly people of Germany. शून्यकाल, विपक्ष के नेता। आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, वित्त मंत्री महोदया, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे वर्तमान में इतनी महंगाई चल रही है और भारतीय रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है, करने के लिए क्या आपके पास कोई प्लान है? मैं आपके माध्यम से विपक्ष नेता को यह बताना चाहती हूँ कि जब कभी भी कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसके लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इस पूंजी को सुव्यवस्थित करने के लिए तथा अपने विकास दर को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए हम कृतबद्ध हैं। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से विकास दर को बढ़ाने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। विस्तृत सूचनाएं आपको पटल के माध्यम से मिल जाएंगी। हो रही है, ये क्यों हो रही है? इनका क्या कारण है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। गृह मंत्री जी, ये बताने की कृपा करें कि मणिपुर में हुई हिंसात्मक घटनाओं के प्रति आपका सुधारात्मक रवैया क्या रहा है? आखिर कब तक आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से ये जानना चाहती हूँ कि मणिपुर में हुए हादसे पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या सरकार ने मणिपुर में हुए हादसे पर कोई ठोस कदम उठाए हैं? मणिपुर में हुए हिंसात्मक घटनाओं के दौरान महिलाओं के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण कार्य हुए हैं, उन पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? माननीय होम मिनिस्टर जी, मणिपुर जैसी घटना हमारे देश में हुई, इस बात का हम सभी को दुख है। मान्यवर, मणिपुर में हुई इस हिंसात्मक घटना पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं विपक्ष की इन सभी बातों से सहमत हूँ कि वहाँ पर हिंसा का तांडव हुआ। हम यह घटना हमारे यहाँ हुई, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इस बातों पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं।
कार्य जारी है और 600 किलोमीटर का सर्वे हुआ है, इसमें फेंसिंग करनी है। अभी हाल ही में वियतनाम में तख्ता पलट हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ सेना का शासन है। इससे लोकतंत्र के लोग भारत की ओर पलायन हो चुके हैं, जिससे यहाँ पर अस्थिरता का मौसम है। मैं विपक्ष को ये बताना चाहूंगा कि इस मणिपुर घटना में गिराने का हाईकोर्ट ने किया है। हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में एक समाज को मताहती जनजाति आरक्षण दिया है, जिसके कारण अभी नियंत्रण में है और स्थिति में शांति बहाल हो चुकी है।